नमस्ते बच्चों। व्याकरण के खजाने में से आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कारक के प्रकार। तो चलिए देखते हैं कारक क्या होता है और उसके कितने प्रकार होते हैं। पहले हम कुछ वाक्य देखते हैं। पहला वाक्य है राम पत्र लिखा। दूसरा उस पत्र लिखा। मोहन राधा बुलाया और माँ बच्चा गोद उठाया। इन वाक्यों में आप देख सकते हैं कि इन वाक्यों का अर्थ नहीं बन रहा है। राम पत्र लिखा आपस में जुड़कर कोई अर्थ नहीं दे रहा है। वाक्य की संरचना तो तभी पूर्ण होती है जब उसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आपस में जुड़कर एक पूर्ण अर्थ दें। परंतु यहाँ हम देख सकते हैं कि राम पत्र लिखा का अर्थ नहीं बन रहा है। उस पत्र लिखा में भी कोई अर्थ नहीं है। तो ये अटपटे से वाक्य लग रहे हैं। तो ये जो वाक्य हैं अटपटे से, इनको अर्थपूर्ण बनाने का कार्य कारक करता है। तो कारक क्या होता है वो हम अगले स्लाइड में देखते हैं। हमारा पहला वाक्य राम ने पत्र लिखा। अब हमने देखा था राम पत्र लिखा का कोई अर्थ नहीं था, लेकिन यहाँ पर संज्ञा अपने सही रूप में वाक्य में जुड़ी तो वाक्य का अर्थ बन गया। तो जब संज्ञा या सर्वनाम वाक्य में अपने सही रूप में जुड़ता है तो वह कारक कहलाता है। अगला उदाहरण देखें। उसने पत्र लिखा। उस पत्र लिखा का कोई अर्थ नहीं था, परंतु जब उसके साथ ने जुड़ गया तो वह उसका अर्थ बन गया। तो सर्वनाम उसने के रूप में जुड़कर वाक्य को अर्थपूर्ण बना रही है। तो यह कारक कहलाता है। अगला देखिए, मोहन ने राधा को बुलाया। यहाँ पर मोहन भी संज्ञा है और राधा भी संज्ञा है। तो मोहन जिस रूप में यहाँ पर जुड़ रहा है वह कारक है। राधा भी यहाँ पर को के साथ जुड़कर वाक्य में अर्थ बना रही है, तो राधा भी कारक है। तो संज्ञा या सर्वनाम वाक्य में जिस रूप में जुड़कर वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध जताते हैं तो वे कारक कहलाते हैं। और यह जो ने है और जो को है यह उसकी विभक्ति कहलाती है। अगला उदाहरण देखिए, माँ ने बच्चे को गोद में उठाया। यहाँ पर माँ संज्ञा है, बच्चे और गोद यह तीनों संज्ञाएं हैं, परंतु यह तीनों का कार्य वाक्य में अलग अलग है, इसलिए वह अलग अलग रूप में जुड़ती हैं। माँ यहाँ पर काम करने वाली, तो माँ के साथ ने जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर कारक माँ है और उसको जोड़ने वाले दूसरे शब्दों के साथ उसकी विभक्ति है। बच्चे यहाँ पर संज्ञा है, किस रूप में जुड़ रहे हैं ये बच्चे को, तो को यहाँ पर उसकी विभक्ति है। गोद भी संज्ञा है और गोद में के साथ जुड़ी हुई है, तो यहाँ पर गोद कारक है और उसकी विभक्ति में है। तो इसकी परिभाषा यह है, संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया और वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ पता चलता है उसे हम कारक कहते हैं। जिन चिन्हों के माध्यम से संज्ञा या सर्वनाम के रूपों को दूसरे शब्दों के साथ जोड़ा जाता है उसे विभक्ति चिन्ह या परसर्ग कहते हैं। पहला वाक्य है, राम ने रावण को बाण से मारा। अभी हमने देखा था कि संज्ञा जिस रूप में जुड़ती है वाक्य में वह कारक कहलाती है।
परंतु उसका कार्य अलग अलग होता है। यहाँ पर हम देखें राम किस रूप में जुड़ रहे हैं, ने के साथ। तो ये जो ने है यह उसकी विभक्ति है, उसका विभक्ति चिन्ह है, जिसे परसर्ग भी कहा जाता है। रावण को, तो यहाँ पर को विभक्ति है। बाण से, तो यहाँ पर से विभक्ति है। तो वाक्य में जिसका जो कार्य होता है उस रूप में वह संज्ञा जुड़ती है। यहाँ पर कार्य करने वाला राम है, जिसको उन्होंने मारा है वह है रावण, और जिसकी सहायता से उन्होंने मारा वह है बाण। तो तीनों संज्ञाएं अलग अलग रूप में जुड़ी हुई हैं, तो ये कारक हैं, और उसको चिन्हित करने वाले जो चिन्ह हैं उन्हें विभक्ति चिन्ह अथवा परसर्ग कहा जाता है। अगला वाक्य है, सरिता ने मनीषा से अपने भाई के लिए एक कहानी की किताब मांगी। यहाँ पर जो जितनी भी संज्ञाएं या फिर सर्वनाम है वो अपने अपने कार्य के अनुसार अलग अलग विभक्ति से जुड़े हुए हैं। पहले देखिए, सरिता ने, यहाँ पर कार्य करने वाली सरिता है तो उसके साथ ने विभक्ति जुड़ी हुई है। फिर मनीषा से, यहाँ पर से विभक्ति जुड़ी है। अपने, यह सर्वनाम है, सर्वनाम में ने विभक्ति जुड़ी हुई है। भाई के लिए, तो के लिए भी विभक्ति चिन्ह है। कहानी की, तो यहाँ पर की भी विभक्ति चिन्ह है। तो जिन चिन्हों के माध्यम से संज्ञा या सर्वनाम के रूपों को दूसरे शब्दों के साथ जोड़ा जाता है उसे ही हम विभक्ति चिन्ह या परसर्ग कहते हैं। अब हम कारक के प्रकार और उनकी विभक्तियां देखते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं। वाक्य में जिस संज्ञा का जो कार्य होता है उसके आधार पर उसका नाम दिया गया है और उसी के आधार पर उसकी विभक्ति भी होती है। तो सबसे पहला जो कारक होता है वह होता है कर्ता कारक। अब इसको पहचान इसकी यह है कि क्रिया को करने वाला, अर्थात कौन काम कर रहा है, वाक्य में काम किसका है या फिर किसने काम किया, वह संज्ञा कर्ता कारक कहलाती है। और उसकी जो विभक्ति होती है वह तो ने है, परंतु कभी कभी विभक्ति नहीं भी होती। तो इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पहला उदाहरण देखिए, राजीव पत्र लिखता है। वाक्य में राजीव का कार्य क्या है? राजीव काम करने वाला व्यक्ति है, तो वह कर्ता कारक है। परंतु हम इस वाक्य में देख सकते हैं कि इसके साथ कोई विभक्ति नहीं जुड़ी हुई है, तो इसलिए इसमें शून्य विभक्ति होती है। शून्य अर्थात जीरो, जीरो विभक्ति है। लेकिन काम करने वाली संज्ञा को कर्ता कारक कहा जाता है, इसलिए राजीव कर्ता कारक है और उसकी कोई विभक्ति नहीं है। परंतु जो दूसरा वाक्य है इसमें भी राजीव कार्य करने वाला है, तो इसलिए राजीव कर्ता कारक हुआ और वह ने के साथ जुड़ा हुआ है। राजीव ने गाना गाया। किसने गाना गाया? राजीव ने गाना गाया। तो राजीव कर्ता कारक है और ने उसकी विभक्ति है। तो यहाँ पर कर्ता कारक ने विभक्ति के साथ जुड़ा हुआ है, परंतु इस वाक्य में यहाँ पर विभक्ति की आवश्यकता नहीं थी। उसका कार्य है यहाँ पर वाक्य में काम करना, पत्र लिखना, तो यह कर्ता कारक है। तो कर्ता कारक वह संज्ञा होती है जो वाक्य में कार्य करने का काम करती है। कौन पत्र लिखता है? राजीव पत्र लिखता है। किसने गाना गाया?
राजीव ने गाना गाया। तो यहाँ पर ये जो संज्ञाएं हैं वह क्रिया को करने वाली संज्ञाएं हैं। तो जो क्रिया को करने वाली संज्ञा होती है वह कर्ता कारक होती है। अब हम दूसरा कारक समझते हैं, कर्म कारक। कर्म कारक की पहचान ये है कि जिस संज्ञा पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, अर्थात कर्ता कारक जो भी काम कर रहा है उसके काम का प्रभाव या असर जिस संज्ञा पर पड़ता है वह संज्ञा कर्म कारक कहलाती है। और उसके लिए प्रश्न होता है क्या। जैसे राजीव ने आम खाया। राजीव यहाँ पर काम करने वाला व्यक्ति है, कर्ता कारक है। यहाँ पे देखिए राजीव ने कर्ता कारक है, परंतु उसने जो काम किया है आम खाने का, तो खाया क्या गया है, आम खाया गया है। आम को खाया कह सकते हैं अथवा आम खाया कह सकते हैं। तो आम यहाँ पर कर्म कारक है, क्योंकि राजीव के आम खाने का असर आम पर पड़ा, आम खाया गया। तो क्या खाया गया, आम खाया गया। इसी तरह से दूसरा उदाहरण देखें, राजीव ने राम को पत्र लिखा। कार्य करने वाला राजीव है, उसने जो काम किया वह क्या काम किया, उसने पत्र लिखा। तो किसको पत्र लिखा है, तो राम को पत्र लिखा है। तो राजीव के कार्य का असर राम पर पड़ा क्योंकि उसको पत्र लिखा गया है। तो ये जो दो उदाहरण है इनमें आम और राम को, यह दोनों ही कर्म कारक है, परंतु आम के साथ कोई विभक्ति नहीं जुड़ी है, इसलिए यहाँ पर शून्य विभक्ति है। पर यहाँ पर को विभक्ति जुड़ी हुई है, इसलिए यह जो है विभक्ति के साथ है। तो यहाँ पर कर्ता कारक के कार्य का जो भी असर पड़ता है, जिस पर पड़ता है, वह कर्म कारक कहलाता है। कारक का तीसरा प्रकार है करण कारक और इसकी विभक्ति है से। इसकी पहचान यह है कि यह संज्ञा क्रिया के साधन या माध्यम के रूप में प्रयुक्त होती है। जब हमें किससे और किसके द्वारा का उत्तर मिलता है, तो जो उत्तर संज्ञा होती है वह करण कारक होती है। देखें, राजीव पेन से पत्र लिखता है। यहाँ पर पत्र लिखने की क्रिया पेन से की जा रही है, इसलिए पेन यहाँ पर करण कारक है और उसकी विभक्ति से है। दूसरा उदाहरण, राजीव बस से विद्यालय गया। तो यहाँ पर विद्यालय जाने का जो माध्यम है वह है बस। तो बस करण कारक है और से उसकी विभक्ति है। तो करण कारक वह संज्ञा है जो क्रिया के साधन या माध्यम के रूप में प्रयुक्त होती है। चौथा प्रकार है संप्रदान कारक और इसकी विभक्ति को, जो कि देने के भाव में प्रयुक्त होती है, फिर के लिए और के वास्ते। तो ये उसकी विभक्ति चिन्ह है। अब इसकी पहचान यह है कि क्रिया जिसके लिए की जाती है, अर्थात किसके लिए क्रिया की जाती है, तो जिसके लिए क्रिया की जाती है वह संज्ञा संप्रदान कारक कहलाती है। तो देखिए, राजीव ने राम को पत्र दिया। तो यहाँ पर को देने के रूप में आया है। ध्यान यहाँ पर रखें कि करण में भी को विभक्ति होती है, परंतु यदि को के साथ देने की क्रिया है तब वह को संप्रदान कारक कहलाता है। तो यहाँ पर राम को पत्र लिखने नहीं बल्कि देने की क्रिया है, इसलिए यहाँ पर राम
संप्रदान कारक है और को उसकी विभक्ति है, क्योंकि यहाँ पर राम के लिए क्रिया की जा रही है, इसलिए देने के रूप में है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पर यह संप्रदान कारक है। अगला उदाहरण, राजीव ने राम के लिए एक चित्र बनाया। तो यहाँ पर भी किसके लिए चित्र बनाया है? राम के लिए। तो राम संप्रदान कारक और उसकी विभक्ति के लिए। तो के लिए संप्रदान कारक की पहचान है। को जब देने के रूप में होगी तो वह भी संप्रदान कारक के रूप में उसकी पहचान होगी। कारक का पांचवा प्रकार है अपादान कारक, जिसकी विभक्ति है से। करण कारक की विभक्ति भी से होती है, परंतु वहां पर से साधन अथवा माध्यम के रूप में होती है, परंतु अपादान कारक की जो विभक्ति से है वह अलगाव के रूप में आती है अथवा तुलना या दूरी के भाव में। उदाहरण से समझे, राजीव गांव से शहर आया। यहाँ पर राजीव गांव से शहर आ गया, तो यहाँ पर दूरी हो गई। तो यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि यह साधन या माध्यम नहीं है, यह दूरी के रूप में, अलगाव के रूप में इस्तेमाल हो गया है। गंगा हिमालय से निकलती है, अर्थात गंगा का आरंभ हिमालय से हुआ और वहां से वह बहकर आगे गई, इसलिए यहाँ पर हिमालय अपादान कारक और से उसकी विभक्ति। अगला उदाहरण, राजीव मोहन से होशियार है। यहाँ पर से तुलना के भाव में प्रयुक्त हुई है। तो जब से तुलना के रूप में है तब वह संज्ञा अपादान कारक है। तो यहाँ पर मोहन अपादान कारक है और से उसकी विभक्ति है। राजीव का घर विद्यालय से 2 किलोमीटर दूर है। अब यहाँ पर दूरी का भाव व्यक्त हो रहा है, तो विद्यालय वह संज्ञा है जिसमें से विभक्ति लगी हुई है, इसलिए विद्यालय अपादान कारक और इस अपादान कारक की से विभक्ति है। तो अपादान कारक में जो से विभक्ति लगाई जाती है वह अलगाव, तुलना और दूरी के भाव को दर्शाती है। अगला है संबंध कारक, जिसकी विभक्तियां हैं का, की, के, रा, री, रे या ना, नी, ने। और इसकी पहचान क्या है, इसका लक्षण क्या है? जहां पर पदों में संबंध हो, अर्थात संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ पता चले, वह संबंध कारक है, जिसमें हमें किसका, किसकी और किसके का उत्तर मिलेगा। राजीव का घर बहुत सुंदर है। किसका घर बहुत सुंदर है? राजीव का, इसलिए राजीव संबंध कारक और का उसकी विभक्ति। अगला उदाहरण, राजीव की पुस्तक मोहन के पास है। किसकी पुस्तक और किसके पास? तो राजीव की पुस्तक है, इसलिए राजीव संबंध कारक, क्योंकि उसके साथ की विभक्ति लगी है, और मोहन भी संबंध कारक और उसकी विभक्ति है के। अगला उदाहरण, मेरी सहेली का नाम गीता है। तो यहाँ पर सर्वनाम में री लगा है, तो मैं का मेरी हुआ है, तो मैं संबंध कारक और उसमें जब री जुड़ गया तो वह मेरी हो गया, तो यह री जो है यह उसकी विभक्ति है। सहेली का नाम, किसका नाम? सहेली का नाम, तो सहेली भी संबंध कारक है क्योंकि उसके साथ का विभक्ति जुड़ी हुई है। तो संबंध कारक की विभक्तियां का, की, के, रा, रे, री
और ना ने नी है। कारक का 7वां प्रकार है अधिकरण कारक, और जिसकी विभक्तियां होती हैं में या पर, और इसकी पहचान है कि यह क्रिया का आधार होती है। कपड़े अलमारी में रखे हैं, यहाँ पर रखे हैं, कहाँ रखे हैं? अलमारी में। तो कपड़े कहाँ रखे गए हैं? अलमारी में। तो कहाँ का उत्तर प्राप्त होता है? तो वह संज्ञा अधिकरण कारक है, और उसके साथ जुड़ी हुई विभक्ति उसकी विभक्ति कहलाती है। यहाँ पर देखिए, चिड़िया पेड़ पर बैठी है। कहाँ बैठी है? पेड़ पर। इसलिए यह क्रिया का आधार है, बैठने का आधार पेड़ है, इसलिए पेड़ अधिकरण कारक और पर उसकी विभक्ति। 8वां प्रकार है संबोधन कारक, जिसकी विभक्तियां होती हैं हे, अरे, अजी, इस तरह के शब्द उसकी विभक्तियां होती हैं। और इसकी पहचान है कि किसी को पुकारने के लिए कहा हुआ जो शब्द होता है वह संबोधन कारक होता है। जैसे हम ईश्वर को पुकारने के लिए कहते हैं, हे ईश्वर हमारी रक्षा करो, तो यहाँ पर ईश्वर को हम पुकार रहे हैं, तो ईश्वर संबोधन कारक है, और उसके साथ जो विभक्ति लगी है वह संबोधन कारक की विभक्ति है। तो यह विभक्ति संज्ञा से पहले लगाई जाती है। अगला उदाहरण, अरे बच्चों शोर मत मचाओ। तो यहाँ पे बच्चों को पुकारा जा रहा है, तो बच्चों संबोधन कारक, और उसके साथ जो विभक्ति है अरे, तो अरे बच्चों, तो यहाँ पे अरे इसकी विभक्ति है और बच्चों संबोधन कारक। कभी कभी इस प्रकार के वाक्यों में हमें कभी कभी जो है विभक्ति चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस तरह के वाक्य भी हम देख सकते हैं, बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो। तो यह विभक्ति रहित है, अर्थात यह बच्चों संबोधन कारक है, परंतु इसमें अलग से विभक्ति की आवश्यकता नहीं है, तो यह संबोधन कारक कहलाता है।